में लास्ट क्लास में जो बात हुई थी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में बात हुई थी, 1-2 मिनट देख लो उसको। डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने कहा था कि ये गैस कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और गैस को मोशन पसंद होता है, तो सारा फोकस हमारा इस बात पे रहेगा कि गैस में मोशन कितने तरीके से होंगे। तो अब हमने देखा था कि एक तो अपन ट्रांसलेटिव मोशन की बात करते हैं जहां गैस सीधी लाइन में चलेगा, वो एक्स एक्सिस में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है। तो एक तो ट्रांसलेटिव मोशन करने के 3 तरीके हो गए। ट्रांसलेटिव मोशन करने के 3 तरीके हो गए। जैसे कोई गैस का मॉलिक्यूल है और उसको अगर हमने यहाँ पे ऐसे करके रख दिया, तो वो गैस का मॉलिक्यूल सोचो अगर वो सिंगल है, बिल्कुल मोनो एटॉमिक, तो अगर वो एक्स एक्सिस में जाएगा तो सोचने वाली बात है कि एक्स एक्सिस में जाने के समय जो एनर्जी गेन करने की बात होगी वो होगी हाफ एम वी, नहीं वी एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली अगर वो वाई एक्सिस में जाएगा तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और सिमिलरली जेड एक्सिस में जाएगा तो ऐसी बात हो जाएगी हाफ एम और वी जेड स्क्वायर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक के केस में। अगर कोई मोनो एटॉमिक है तो वो इस तरीके से उसके अंदर बात हो, मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस, अच्छा मोनोएटॉमिक कहते क्यों है? क्योंकि साइज ऑफ एटम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये बात अपने को पता है। एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो साइज ऑफ एटम है दैट इज नेग्लिजिबल। साइज ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक। खैर, अब यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन के कोरस्पॉन्डिंग 3 स्टाइल से वो चल सकता है, एक्स की तरफ, वाई की तरफ और जेड की तरफ। बढ़िया बात है। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम की, अगर मैं इसमें बात करूं ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ये हो गया 3। ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 3 हो गया। अब अगली लड़ाई है रोटेशन की। रोटेशन की, अच्छा है मोनो एटॉमिक, कराना चाहते हैं रोटेशन। मतलब तुम सोचो कोई पॉइंट कैसे रोटेट कर सकता है। अब पॉइंट में रोटेशन कराओगे तो किसके अबाउट कराना चाहोगे? अब पॉइंट में रोटेशन नहीं हो सकता। तुमने रिजिड बॉडी में सुना होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रोटेशन चैप्टर का ही नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मतलब रोटेशन रिजिड बॉडी में होता है। हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दो बात यहाँ से बताऊं, तो अगर तुम सोचो, देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं कोई इस तरीके का एक पंखा लेना चाहता हूँ, पंखे का एक ब्लेड लेना चाहता हूँ, एक पंखे का ब्लेड, कुछ इस तरीके से पंखे का ब्लेड ले लिया, बैट लग रहा है, आप कुछ भी मानो, और इसको इसके अबाउट रोटेट करो। सोच के देखो, तुम इसके अबाउट रोटेट करो और इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। उस पॉइंट पे ध्यान देना, पूरा का पूरा ये जो ब्लेड है, या फिर तुम किसी बैट को हाथ में रख के घुमा रहे हो, तो पूरा का पूरा ये तो रोटेट करेगा, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स मार्क करके देखिए, ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है और ये पॉइंट नंबर सी है। रोटेशन अगर इसके अबाउट हो रहा है तो मेरी बात को गौर करना, तो बाकी जो पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर ए तो सर्कुलर मोशन करेगा और उसका रेडियस अलग है। अच्छा, सिमिलरली पॉइंट नंबर बी भी सर्कुलर मोशन करेगा और उसका रेडियस अलग है। लाइकवाइज सी भी सर्कुलर मोशन करेगा, उसका रेडियस अलग है। मतलब एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी होती है उसमें तो होता है रोटेशन, लेकिन उस रिजिड बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स का सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन होता है, सारे पॉइंट्स का सर्कुलर मोशन होता है। तुम्हारा पंखा तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे घूम रहा होगा, पंखे पे 2-4 मार्कर से निशान लगा दो, फिर पंखे को घुमाओ, सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट सर्कुलर मोशन करेंगे और सारे पॉइंट्स का रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा।
रेडियस डिफरेंट होगा क्योंकि उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी अलग अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनकी दूरी भी अलग अलग है। ये एक छोटी सी बात है, सबको समझ में आती है कि हाँ रोटेशन पॉइंट में थोड़ी ना होता है। रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो उस समय पूरी की पूरी रिजिड बॉडी की बात होती है। एक तो अप्रोच ये है सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर कोई मेरा पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, मान लो थोड़ा उसको जूम करके हमने ऐसे बना लिया, अब मैं इसको कैसे भी घुमाऊं तो जो एक्सिस होगा वो हमेशा इस पॉइंट से ही पास करेगा। और तुमको याद हो कि एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, बस मैं रिलेट करवा रहा हूँ। रोटेशन पढ़ेंगे तब तो यही सब चलता है उसमें, हमारा अभी का टारगेट यह ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुमने सुना हो तो उसमें वो मास के जैसा होता है और वहां पे आप आई को लिखते हो mr²। mr²। अब r क्या लेते हो, यही तो r है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूमने वाले की दूरी कितनी है। अब जरा देखो, अब इसमें इस तरीके से किसी बॉडी को घुमाना चाहते हैं, अब उसमें r लिया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। अब जरा सोच के देखो, अगर ये पॉइंट है और एक्सिस कैसे भी बनाओ, तुम कुछ भी कर लो, वो एक्सिस तो इस पॉइंट से ही गुजर जाएगा, मतलब वहां पे हम r की बात ही नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट बात यह है किसी पॉइंट को घुमाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो किसका मतलब है, अरे है ना मतलब। मान लो पहले एक्सिस देख लो, ये देखो, ये देखो, और थोड़ा दूसरे स्टाइल, ये देखो, ये हमने एक्स एक्सिस ही बनाया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दिस वन इज एक्स, ये रहा मेरा वाई और ये रहा मेरा जेड, हमने ऐसे बना दिया। अब बुद्धि लगाते हैं, अब जरा डायटोमिक को लेके आते हैं, ये रहा डायटोमिक, इसको पकड़ो और माना इसको कहीं ना कहीं हमने रख देना है। मान लो तुमने उसको यहां रख दिया, अब बुद्धि लगाओ, तुमने इसको यहां रख दिया, और थोड़ा रोटेशन की चर्चा करना चाहते हैं, तुमने इसको यहां रख दिया। अब जरा देखो, अब ये घूमेगा, ईमानदारी से सोच के बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सोचो एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या वो जीरो होगा क्या, क्योंकि दूरी ही नहीं बन पा रही है ना, इसको तुमने अलोंग एक्स एक्सिस रख दिया तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं। क्या वाई एक्सिस के अबाउट अभी होगा, हाँ। क्या जेड एक्सिस के अबाउट अभी होगा, हाँ। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा ही नहीं। तो जरा सोचो, घूमने के कारण जो यहाँ इसकी एनर्जी आएगी वो तीनों एक्सिस में आ ही नहीं पाएगी। अगर एक्स एक्सिस के कोरस्पोंडिंग रखोगे तो एक्स वाला जीरो हो गया, वाई के कोरस्पोंडिंग रखोगे तो वाई वाला जीरो हो जाएगा, जेड के कोरस्पोंडिंग रखोगे तो जेड वाला जीरो हो जाएगा। बात यहाँ ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बात करूं इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वो 3 नहीं हो सकता, वो मात्र 2 होगा, क्योंकि ये लीनियर है और इसको मैं रखूंगा तो एक तो इसके एक्सिस से ही पास कर जाएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका देगा 0। अब जरा सोचो, क्या यही हाल ट्राई एटॉमिक लीनियर का भी होगा क्या, ट्राई एटॉमिक लीनियर का भी तो यही हाल होगा। आप एक्सिस बना दो और इसको रख दो, सपोज करिए आपने इसको ऐसे रखा, ये देखिए आपने इसको ऐसे रख दिया, एक्स एक्सिस पे रख दिया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये तो बिल्कुल उसी के जैसा हो गया। मतलब यहाँ पे भी अगर मेरे से कोई कहे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब रोटेशन कितने एक्सिस के अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, तो आंसर है 3 नहीं 2 ही देगा, क्योंकि एक तो तुमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस रख दिया है, तो एक्स एक्सिस से तो परपेंडिकुलर कोई दूरी ही नहीं बनेगी। और तुमको याद हो यहाँ mr² जो लिया जाता है सही मायने में वो r परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा रोटेशन भी याद आ रहा है मान लिया। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई
इस तरह का एटम है, इस तरह का एटम है, ट्राई एटॉमिक के साथ नॉन लीनियर है। अगर इनका कंस्ट्रक्शन ट्राई एटॉमिक के साथ नॉन लीनियर है तो इनकी कहानी क्या बनेगी? रोटेशन रोटेशन सोचना है भाई। रोटेशन की कहानी इसकी ये है कि अब ये चूंकि 3D में है, अब ये देखो ऐसे है, अब तुम किसी के भी अबाउट घुमा सकते हो, किसी के भी अबाउट घुमा सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आएगी तो ये यहाँ पे अब ये 3 होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है रोटेशनल की। अब जरा ट्रांसलेटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये किधर चल सकता है? ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि ट्रांसलेटिव मोशन मतलब तुम इसको उठा के किधर फिसला सकते हो, किधर चला सकते हो। भाई मेरी मर्जी, मैं इसको एक्स में चला लूं, तीनों मान लो पूरा ट्रायंगल है, मैंने हाथ में पकड़ लिया, अब इसको एक्स की तरफ ले जाऊं या वाई की तरफ ले जाऊं या जेड की तरफ ले जाऊं, तो तीनों की तरफ ले जाना संभव है। रादर ये जो डायटोमिक वाला है, इसका अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तुम कहोगे 3 होंगे। हमें तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। डंबल, डंबल जिम में डंबल होता है, डंबल को आप हाथ में रखो, मर्जी जहां वहां घुमा लो। बस डंबल का वजन ऐसा नहीं कि 50 किलो हो, मर्जी जहां वहां घुमा लीजिए। आप डंबल को एक्स एक्सिस में भी घुमा सकते हैं, वाई में भी, जेड में भी, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 3 होंगे। अच्छा अगर मोनो हुआ तो, अरे मोनो की तो टेंशन नहीं है, हाथ में मेरे बॉल है, किसी बॉल को मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा लूं, एक्स में, वाई में, जेड में, यानी कि ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो हमेशा 3 ही होगा। रोटेशन में देखना पड़ता है कितने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां मिल रहा है। अब काम की बात क्या है? देखो काम की बात जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलना है वो ये है, कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। टेबल बना देता हूं, आपको सब पता होगा, एक रिकैप कर दिया छोटा सा। अब देखिए सबसे पहली बात होगी मोनो एटॉमिक की, मोनो एटॉमिक की। फिर बात हम करेंगे डाई एटॉमिक की, डाई एटॉमिक की। अच्छा उसके बाद होगी बात ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अच्छा ट्राई एटॉमिक में 2 बातें हो जाती हैं। ट्राई एटॉमिक में एक कहानी होती है लीनियर की, एक और बना लो, इसमें लिख लो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अब आप आराम से डिग्री ऑफ फ्रीडम भर दीजिए, सब आप जानते हैं, सब आप जानते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। अच्छा ऊपर में मैं लिख रहा हूँ ट्रांसलेटिव, नीचे में लिख रहा हूँ रोटेशन, तो मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेटिव होता है, इधर होता है 0। अच्छा डायटोमिक में कितने होते हैं? आंसर है 5। देखिए 3 तो चलने से, चलाना तो किसी को भी चला लो, तीनों चलेंगे, एक्स में, वाई में, जेड में। घूमने की बात है, घूमने की बात है, तो जिस एक्सिस के लॉन्ग रखूंगा वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो रोटेशन में 1 कम कर दो। अच्छा जो हाल डायटोमिक का होता है वही हाल ट्राइएटोमिक लीनियर का भी होता है, इसीलिए यहाँ पे भी एफ की वैल्यू 5, और ये कैसे 5? तो 3 के साथ 2। लेकिन नॉन लीनियर में टोटल कहानी कितनी हो जाती है? 6। 3 तो चलने से और घूमने से भी 3 हो गई, मतलब 3 जगह से इसको घुमाया जा सकता है बड़े आराम से। अच्छा एक होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की बात हम लो टेम्परेचर पे नहीं करते हैं, मतलब जैसे ही लो टेम्परेचर हो या फिर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, लो टेम्परेचर कह लो या फिर रूम टेम्परेचर कर लो, उस समय में जो इसकी बात अपने मन से करनी ही नहीं है वो कौन है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक्टिव नहीं होता, ये नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव। कब? लो टेम्परेचर पे। अब बात यह है कि हमारे काम का इसमें इतना क्या है, हमारे काम का इसमें क्या है, देख कंक्लूजन। एक तो ये टेबल अपने को पता होना चाहिए। दूसरा वो जो कैंसिल हो गया था ना,
डायटोमिक के केस में रोटेशन वाला एक क्यों कैंसिल हुआ था? कारण है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट 0 हो गया था, क्योंकि आर परपेंडिकुलर नहीं है। इतनी चीजें हमारी काम की है जिससे हमारा आगे का सारा काम होना है। अब हमसे इतना कोई बच्चों से सवाल तो पूछेगा नहीं कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, बस हाँ इसकी जरूरत है, इसका ध्यान रखना है। अब आज की कहानी यहां से शुरू होगी, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिमाग थोड़ा सा अब अच्छे से खोल के रखना पड़ेगा। ये बात मैक्सवेल ने समझाई थी। मैक्सवेल ने कहा था कि जो आइडियल गैस होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड कैसे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा दूसरा, एक तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल वो होती है 1/2 kBt। अब यहां थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहां सोचना पड़ेगा। पहली बात, ये बात किसने बताई? मैक्सवेल ने। क्या कहा उसने कि भाई अगर आइडियल गैस है तो उसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1। पर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं? 1। तब एनर्जी कितनी होगी? हाफ kBt। हाफ kBt, kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k भी लिख दूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k लिख दूंगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। ये बात तो उसने बता दी। अब बात सोचना, अब इसी को सोचो। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बोला है 1। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3/2 kBt हो जाता, 5 होता तो 5/2 kBt हो जाता। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाए तो f/2 kBt हो जाएगा। अच्छा अब देखना अच्छी बात, यानी कि अब मैं लिखूंगा इसको कि भाई बताओ एनर्जी एसोसिएटेड, चलो भाई एनर्जी एसोसिएटेड, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना करना अपने को? f। तो क्या बचेगा? ये f/2 kBt। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे तो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल रह जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे के डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो f है उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बात समझ में आ गई, ये लिखा हुआ है कि पर मॉलिक्यूल एनर्जी एसोसिएटेड f/2 kBt। अच्छा मान लो 2 मॉलिक्यूल होते तो 2/2 हो जाता, 3 मॉलिक्यूल होते तो 3f/2, बढ़िया। अगर 5 मॉलिक्यूल होते तो 5f/2। अगर n मॉलिक्यूल होंगे, अगर n मॉलिक्यूल हुए तो क्या होगा? तो आप देखो क्लियर, अगर n मॉलिक्यूल होंगे तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एनर्जी एसोसिएटेड की बात है, एनर्जी एसोसिएटेड की बात है, वो ये टर्म n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n टाइम्स f/2 kBt। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो एनर्जी एसोसिएटेड आया है इसको प्यार से रिस्पेक्ट के साथ क्या कहा जाता है, उसका नाम समझिएगा। इसको कहा जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड। अच्छा कितना आया ये आया f/2 n kBt, f/2 n kBt। अच्छा यही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है इसका एक और नाम है, इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। अब हमसे कोई पूछेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, मैं उसको सीधा सीधा बोलूंगा f/2 n kBt। थोड़ा इसको छोटा भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं f/2 n kT, जैसा जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। f/2 n kT। पूरी कहानी ये है, मेन कहानी तो ये है कि एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कोई पूछे तो 1/2 kBt बोलना है। kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
अच्छी बात है, चलो ठीक है, मान लिया। अब थोड़ी सी चर्चा यहां करना चाहते हैं, उसको समझना, थोड़ी सी चर्चा यहां पे करना चाहते हैं, उसको समझना। चलो फिर मैं डाउट लूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। अभी सुनना मेरी बात, थोड़ा सा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ओल्ड कॉन्सेप्ट रिकैप कराना चाहता हूं, गौर से सुनना। हमने क्या देखा हुआ था, हमने पहले एक बार देखा था कि भाई जो पीवी होता है वो होता है एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एन थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एनआरटी, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूं, पीवी, ये जो एन है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाद्रो नंबर जिसको बोलते हो। ये मैंने किसको लिखा, छोटे एन को, इनटू क्या लिखा, आर इंटू टी। ठीक है भाई, मान लिया। अब क्या चाहते हो, अब देखो अगली कहानी। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो आर ऊपर और नीचे एन ए है, आर ऊपर और नीचे ये जो एन ए है, इस आर अपॉन एन ए को तुमको याद आया हो, बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यही तो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यही है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है भाई, मान लिया। तो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा ना, देख ये जो पीवी निकाल रहे हो, ये जो तुमने पीवी निकाला है, इस पीवी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखा हुआ है। अगर तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक नाम दे दिया कैपिटल एन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पीवी इक्वल्स टू कैपिटल एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। सोचो, ये आइडियल गैस इक्वेशन इस स्टाइल से भी लिखा जा सकता है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एन के टी भी लिखा सकता है, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या ध्यान रखना है, मेरे से कोई पूछे आइडियल गैस इक्वेशन, मैं कहूंगा भाई देख पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो मुझे पूरा याद है, या फिर थोड़ी समझदारी भी दिखा सकता हूं, उसको एन केबीटी भी बोल सकता हूं। यानी कि अगर मेरे से ये एन के बारे में पूछा जाए, छोटा वाला एन, छोटा वाला एन मोल कहेगा, लेकिन ये बड़ा वाला एन ये कहेगा मॉलिक्यूल, ये कहेगा मॉलिक्यूल, ये कहेगा मॉलिक्यूल कितने हैं, और ये कहेगा मोल कितने हैं। यानी अब देखो कंक्लूजन, जो काम तुम्हारा ये करेगा, ये माने ये वाला, जो काम तुम्हारा स्मॉल एन आर टी करेगा, वही काम तुम्हारा कैपिटल एन केबीटी भी करके देगा, कैपिटल एन केबीटी भी करके देगा। इस कैपिटल एन केबीटी को कभी कभी मैं एन के टी भी लिख दूंगा, एन के टी भी लिख दूंगा कि ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है भाई। तो अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको, अभी जरूरत क्या पड़ी ये देखिए, अभी जरूरत क्यों पड़ी ये देखिए। हमारे पास जैसे ही बात आई, जैसे ही बात आई कि भाई जो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड आया है गैस मॉलिक्यूल के साथ, जिसका हमने नाम रखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, जिसकी वैल्यू आई है F/2 NkT। अब मेरा दिमाग कहेगा इसी F/2 NkT को मैं लिख सकता हूं F/2 NRT। सोचो, यही तो मैं कह रहा था कि जो काम NkT करता है वही काम स्मॉल nRT भी करता है। ये देख लो, जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा। तो अब मेरे पास ये इस तरीके से बात हो जाएगी। अब तुम सोचो क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स में क्या बनेगा, शॉर्ट नोट्स में बात ये बनेगी कि मेरे से अब कोई कहे इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, मतलब उसको यू से लिखते हैं, तो यू का फॉर्मूला F/2 NkT, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या फिर F/2 nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल,
ये बात ध्यान रखना है, ये n मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और ये n मोल की बात कर रहा है। ये दो फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं। ये एक बार कॉपी में लिख लेना है, ये एक बार कॉपी में लिख लेना है, जो आप रफ कॉपी साथ में लेके चल रहे हैं। चलो भैया, और अभी तक में कुछ कहना है तो बोलो, आगे बढ़ना है तो ए बी टाइप करिए। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात हो गई, अब थोड़ा सा कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं, बातों को समझते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल सकता है यहाँ से। दिमाग लगाओ, हम डिस्कस करना चाहते हैं किसी दो सिचुएशन में। कोशिश करता हूँ आपको बात समझाने की। देखिए, ये कहानी ऐसी, ये देखिए ऊपर में हमने पी लिया है और नीचे में वी है, तो पक्का पीवी ग्राफ आपको दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। अब ए से बी जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने ए से बी जाने का कई सारा रास्ता चुना। सपोज करिए मेरी मर्जी थी, मैंने ए से बी जाने का एक रास्ता सीधा चुन लिया, ये वाला एक, तो मैंने ये रास्ता चुना। फिर मैंने देखा कि थोड़ा ऊपर से चले जाते हैं, तो एक रास्ता मैंने इसमें ये चुना, ठीक है भाई। उसके बाद से मैंने क्या किया, एक रास्ता इसमें मैंने नीचे से चुन लिया, चलो भैया नीचे से चले गए। तो हमने इसमें तीन तरह का रास्ता चुना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया है, मेन बात समझिएगा। ए पे एक टेम्परेचर था T1 और बी के समय टेम्परेचर हमारा T2 था। ये मैंने सिचुएशन लिया है। अब इसी सिचुएशन के अंदर बात होने वाली है, इसी सिचुएशन के अंदर बात होने वाली है, ध्यान दीजिएगा क्या है कहानी। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि आप सबसे पहले टेम्परेचर T1 के लिए बात करिए, तो टेम्परेचर T1 पे मेरे से U कोई पूछेगा तो ये ध्यान रखना, अब मेरे से कोई U पूछेगा, U क्या है, इंटरनल एनर्जी किसका, आइडियल गैस का। तो U पूछेगा तो मैं तो उसको एक ही बात बोलूंगा, F/2 nRT। U कोई पूछेगा तब तो बात यही होगी। अब U दो जगह पूछा जा सकता है, किसी टेम्परेचर T1 पे पूछा जा सकता है U, तो मैं उसको बोलूंगा देख भाई, यहाँ पे जब तू पूछेगा U तो उसका नाम होगा U1 और कहानी होगी F/2 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल N है ही सही, R में कोई समस्या नहीं, सारी लड़ाई इस T की है, तो इसको T1 रख दे। अच्छा, अब कोई कहेगा कि अगर अगली बात, अगर आप टेम्परेचर T2 की करना चाहो तो जरा सोचो, एट टेम्परेचर T2 अगर मेरे से पूछा जाएगा U तो मैं उसका नाम U2 दूंगा, बात वही है। F में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कांस्टेंट है ही सही, नंबर ऑफ मोल गिवन होगा, R होगा, और लड़ाई किसकी आएगी फिर से, T2 की, क्योंकि वहां टेम्परेचर अलग है। अब जरा सोचो, अगर किसी ने कहा कि आप सोचो एक बार U1 आया एक बार U2 आया, तो क्या डेल्टा U कुछ आ रहा है क्या, तुम बोलोगे हाँ, U2 माइनस U1 कर लो। अब इसको घटाओ, इतना तो सही है कि F/2 और NR कॉमन दिख रहा है और मात्र टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है T2 माइनस T1। ये देखते ही मन खुश होना चाहिए, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि जो हम सुनते आ रहे थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अभी बात समझ में भी आ रही है कि हाँ, ये जो डेल्टा यू है ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नहीं करता या करती। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन पाथ। अच्छा, तो ये कैसी बात है, ये बात यहां से प्रूफ होके आ रही है
कि हाँ भाई बढ़िया बात है, ये पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अच्छा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाता हूं मैं, देख इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब समझाता हूं। ये देखो, इसका मतलब ये है कि अगर तुम ऊपर से गए और ये रास्ता तुम्हारा चेंज इन एनर्जी अगर यहां से मिला है डेल्टा U1, नीचे से आए हो, मान लो यहां मिला डेल्टा U2 और इस रास्ते से मिला डेल्टा U3, तो ये तीनों बराबर होंगे। ये आपको पहले से याद भी था, अभी मैंने थोड़ा इसको शो कर दिया। डेल्टा U3 ये तीनों इक्वल होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई पाथ पे क्या डिपेंड करता है फिर? पाथ पे डिपेंड करता है ना, पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। सोचो, पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन। अगर यही चर्चा वर्क की हो जाती, अगर यही चर्चा वर्क की हो जाती तो मामला अलग होता। बात समझने का है। अगर मैं यही चर्चा वर्क के ऊपर करना चाहूं तो क्या होगा? अरे होगा ना। देख, अगर ए बी के कोरस्पोंडिंग वर्क चाहिए, वॉल्यूम के अलोंग एरिया निकालोगे, तो ए बी के कारण ये रहा वर्क डन। अच्छा, तुम बोलोगे कि मुझे मुझे देखना, मुझे ऊपर वाले पाथ के कोरस्पोंडिंग चाहिए, ऊपर वाले पाथ के कोरस्पोंडिंग चाहिए, तो तुम बोलोगे देख भाई ऊपर वाले के लिए तो वर्क डन इतना रहेगा क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। तुम बोलोगे उसके ऊपर वाले पाथ का भी चाहिए, अरे भाई उसका तो और ज्यादा होगा क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व तो और ज्यादा है। यानी कि इतना तो तय है कि अगर यहाँ वर्क डन की बात करी जाए तो हर पाथ का अपना अपना वर्क डन होगा। W1 अलग होगा W2 से, और ये अलग होगा W3 से, क्योंकि कारण एक ही है। ये जो वर्क डन होता है, ये जो वर्क डन होता है, जो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है, और एरिया अंडर द कर्व होगा मतलब जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े जाओगे तो एरिया भी अलग अलग आएगा। यानी कि ये पाथ पर डिपेंड करेगा, ये पाथ पर डिपेंड करेगा। अब क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन आया कि भाई देख, मुझे तो दो बातें समझ में आ रही है। कोई मेरे से इंटरनल एनर्जी बोलेगा तब तो मैं बोलूंगा चल भाई पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। अब तुम्हारे मन में आना चाहिए कि क्या हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम यहां से सीखना चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहीं से निकल के आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं से निकल के आएगा। अभी धीरे धीरे उसका माइंड मैप मन में तैयार कर रहे हैं। अभी क्या बात होनी है? अब बात होनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। चलो थोड़ी चर्चा करते हैं। एक चैप्टर होता है कैलोरीमेट्री, जिसमें आप सॉलिड और लिक्विड की बात पढ़ चुके होंगे। सॉलिड और लिक्विड की बात जब होती है तो तुमने एक बड़ा फेमस फॉर्मूला सुना होगा, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। सब लोग इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब जरा सोचो, क्या मैं यहाँ कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो S यहां से निकल के आएगा, पहले देखो आएगा क्या S, तुम क्लियर जानते हो, Q अपॉन M डेल्टा टी यहां से निकल के आएगा, ये S निकल के आएगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये S Q के बराबर हो सकता है क्या? ये S Q के बराबर हो सकता है क्या? क्या हम ऐसा कर पाएंगे क्या? कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, यस। तो क्या करना पड़ेगा? तो दो काम करना पड़ेगा। सोचिए, हमने क्या करना है, ये जो मास है इसको 1 कर देना है और डेल्टा टी को भी 1 कर देना है। अगर मैंने मास को कह दिया 1 kg और इस डेल्टा टी को कह दिया 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो हमारा S और Q बराबर हो जाएगा। और ये कितनी अच्छी बात हो गई कि ये S और Q बराबर होने को यहीं से इसका डेफिनेशन निकल के आता है, यही से इसका डेफिनेशन निकल के आता है। कहते हैं ना, किसी सब्सटेंस का कितना सब्सटेंस, यूनिट मास का सब्सटेंस 1 kg का, टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत होगी वही उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। यही तो करते हैं, डेफिनेशन देने का स्टाइल है। अच्छा तो भाई ठीक है, मान लिया मैं, तो बात बड़ी अच्छी है, हम तो अब किसी भी चीज का डेफिनेशन बना सकते हैं। हाँ कोई भी बना सकते हो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है, ये तुम उसको इक्वल कर लेना। अब यहां से इसकी यूनिट भी बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, ऊपर में क्यू है, क्यू एनर्जी होती है जूल, नीचे में मास है क्या होगा केजी, साथ में कौन है टेम्परेचर, मान लीजिए केल्विन में या डिग्री सेल्सियस जो आपको अच्छा लगे, ये आपने मान लीजिए केल्विन में लिख दिया, ये इसकी यूनिट बन के तैयार हो गई। भाई ये बात तो सॉलिड और लिक्विड की थी, अगर गैस की बात हो तो क्या होगा? अगर बात गैस की होनी हो तो क्या होगा? भाई कुछ की बात हो, मन में तो एक ही चीज चलाएंगे, हमने सीख रखा है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, मन में रखना इस बात को, इसको हमेशा मन में रखो। अब इस चीज को यहां देखो जो मैं यहां कहने जा रहा हूं, गैस की बात होनी है बात स्पेसिफिक हीट की, चलो भाई Q बराबर, हमको तो एक ही चीज आता है ms डेल्टा टी, हमको तो एक ही चीज है ms डेल्टा टी पता है, चलो भाई Q से मुझे कोई समस्या नहीं। गैस में ये मास नहीं लिया जाता, लोगों ने जब डेफिनेशन बनाया गैस का तो उन्होंने कहा मास मत लो, गैस के केस में मोल ले लो, मोल। तो मोल को कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल को छोटू n से, या फिर कुछ लोग इसको म्यू से भी लिखते हैं। तो पहले तो गैस के केस में मास नहीं लेना है, मोल लेना है। अच्छा फिर क्या कहा लोगों ने कि भाई देख ये जो S है, इस S को तुम वहां C लिखो, गैस के केस में S नहीं लिखो C लिखो, अंतर लगना चाहिए। और डेल्टा टी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसे ही रखिए। तो जरा सोचिए जब हमने इतनी चीजें कर ली तो गैस के केस में क्या रिजल्ट निकल के आया होगा, गैस के केस में क्या रिजल्ट निकल के आया होगा। तो अब ये काम आसान है, गैस के केस में कोई मेरे से पूछेगा क्यू, तो मैं उसको कहूंगा भाई एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी गैस की है। अब जरा समझना मैं जो बात कहने जा रहा हूं, क्या मैं इस Q को C के बराबर कर सकता हूं? तुम कहोगे बिल्कुल कर सकते हो, आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहले तो C के बारे में लिख लो, C क्या दिख रहा है, C दिख रहा है Q अपॉन मोल इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C और Q इक्वल करना चाहते हो तो 2 ही बात होगी, एक तो नंबर ऑफ मोल को 1 रखो और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इसको भी 1 ही कर दो, इसको भी 1 ही कर दो, चलो 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कंडीशन में C और Q बराबर हो जाएंगे, तभी तो हम कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, देखो किसी सब्सटेंस का कितना सब्सटेंस भाई 1 मोल ये कहना पड़ेगा, यहां ग्राम नहीं चलेगा, 1 मोल सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन है, गैस। तो किसी गैस का कितना, गैस का 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए उसको उस गैस का स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। कोई कहे कि चलो यूनिट निकाल के बता दो, अभी बताता हूं यूनिट। ऊपर Q है, Q कहोगे तुम भाई देख Q है तो जूल रख, नीचे नंबर ऑफ मोल है, चल भाई मोल रख, और बगल में टेम्परेचर का चेंज है, चलो केल्विन रख दे। ये तुमने इसकी स्पेसिफिक यूनिट हीट की यूनिट बना ली कि हाँ ये ऐसे मैं लिख सकता हूं। ये आसान चीजें हैं, एकदम से समझने से बात बन जाती है। तो कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन ये है कि मेरे से कोई अगर अब पूछेगा क्यू, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई क्यू, अगर बात किसकी हो रही है, गैस की, ध्यान रखना, तो क्यू पूछा जाए तो मैं उसको कहूंगा एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। अच्छा अब जरा देखना, अब बात बड़ी अच्छी है, स्पेसिफिक हीट की बात अभी हो गई, अभी हमने क्यू की भी बात कर ली, हमने वर्क डन एरिया अंडर द कर्व की बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम जरा थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रोसेस जैसे यहाँ पे सी के बारे में अगर सोचो, सी क्या है बेसिकली,
तो ये जो सी है ये है तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है ये। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका पूरा नाम अगर देखोगे तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे भाई चल भाई वाटर का स्पेसिफिक हीट बता, तुम कहोगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तुमसे कोई पूछेगा ऐसा यूनिट में बताओ तो तुरंत तुम कह दोगे उसको जूल में कन्वर्ट करके 4200 जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। चलो वो तो फिक्स है, परंतु गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये फिक्स नहीं है भाई, फिक्स नहीं है। ये कभी 0 हो जाएगा, कभी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है। ये प्रेशर, और समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो होगा 0 से इनफाइनाइट चल सकती है इसकी वैल्यू। अब ये क्या होगा, ये होगा प्रोसेस डिपेंडेंट। प्रोसेस डिपेंडेंट कैसा प्रोसेस है उसके चक्कर में भी स्पेसिफिक हीट बदल जाएगी। जैसे जैसे दो बात समझेंगे मजा आ जाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि भाई प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो देखना अभी आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट का इनफाइनाइट आने वाला है, अभी कर दूंगा डिराइव। दूसरा, कोई कहेगा कि नहीं प्रोसेस एडियाबैटिक है, कोई कह देगा एडियाबैटिक प्रोसेस है, अभी देखना डिराइव करूंगा, वहां पे सी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब सवाल है कैसे, अभी देखते हैं। आइसोथर्मल, हम जानते हैं क्यू की वैल्यू गैस के केस में NC डेल्टा टी। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की एक ही खासियत है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मान लो मैं पहले यहां C लिखता तो मैं C को लिखता Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। अब देखना आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सीधा मतलब है चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तभी तो कांस्टेंट है। ओके, अब सिंपली पुट द वैल्यू। अब जैसे ही नीचे डेल्टा टी को 0 कर दोगे, तुम जरा सोचो, Q अपॉन यहाँ नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे 0, कहानी कितनी, इनफाइनाइट। आइसोथर्मल होते ही C की वैल्यू इनफाइनाइट, और ये याद भी होना चाहिए। अच्छा, यही अगर एडियाबैटिक के लिए कोई पूछेगा तो हाँ बिल्कुल, देख एडियाबैटिक हम तो एक ही जानते हैं भाई, Q इक्वल्स टू NC डेल्टा टी। मेरे से कोई C पूछता तो मैं निकालता Q अपॉन N डेल्टा टी। एडियाबैटिक है, सोचना एडियाबैटिक है तो एक ही बात, फॉर एडियाबैटिक हम चाहते हैं कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो, यानी कि हम Q को 0 पुट कर देंगे। अब जरा तुम सोचो, जैसे ही तुम Q को 0 पुट करोगे, जरा सोचो यहां से C की वैल्यू 0 अपॉन कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कहानी तो 0 ही होनी है। यानी कि आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल होगा तो उसी गैस की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी इनफाइनाइट। लेकिन अगर प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है तो सेम गैस की स्पेसिफिक हीट 0 हो जाएगी। ये बात मन में होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में बात चलनी चाहिए, कहाँ पे क्या वैल्यू है सब पता होना चाहिए। यहां तक ठीक है तो ठीक है का TH टाइप कीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे। अब मैं तुमको यहां लेके पहुंचता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तुम देखना तुमने सबको हल्का हल्का हर एक पार्ट तैयार कर लिया है। देख पहले बताता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आराम से इस बात को समझना। किताब में लिखा रहता है कि भाई जो DQ है वो होता है डेल्टा U प्लस DW। एक तो ये बात होती है, कभी तुमने देखा होगा लिखा रहता है यहाँ पे DQ इक्वल्स टू DU प्लस डेल्टा W। कभी लिखा रहता है डेल्टा Q इक्वल्स टू DU प्लस डेल्टा W।
ये क्या नाटक है? अभी तुम देखो लिखने का तरीका, ये Q के पहले मैंने यहाँ D लगाया, तो यहाँ W के पहले भी D लगाया, यहाँ Q के पहले जब यहाँ पे मैंने डेल्टा लगाया तो W के पहले भी डेल्टा लगाया, यहाँ Q के पहले अगर हमने ये मान लो स्मॉल चेंज, ये मैंने यहाँ एक ट्रायंगल जैसा सिंबल लगाया, यहाँ W में भी सेम लगाया डेल्टा। ये क्या है? क्या इसका कोई मतलब है क्या? ये मतलब है, बहुत प्रिसाइज मतलब है। मतलब क्या है? मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि भाई देख, जो नेचर इस Q का है वही नेचर ये W का है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई नेचर सेम है, जो नेचर Q का है वही नेचर W का है। ये क्या हुआ भाई? ये बात समझ में नहीं आई। Q का नेचर W का नेचर कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ कहना ये चाहता हूं कि अब जरा आराम से सोचोगे तो बात समझ में आएगी, आराम से सोचोगे तो बात समझ में आएगी। पहली बात ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका रिलेशन ऐसा होता है। पहली बात, ये होता क्यों है ये आ जाते हैं, तब उस पर पहुंचेंगे कि हम क्या कहना उसमें चाह रहे थे। मान लो किसी ने कहा ये मेटल का सरफेस है और यहां फोटोन की एंट्री होती है। फोटोन जब आता है तो अपने साथ एनर्जी लेके आता है जिसको बोलते हो तुम एच न्यू। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए समझ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं। अब जब ये फोटोन आता है तो तुमको ध्यान में होगा, ये फोटोन आते के साथ सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को तोड़ के फिर यहां से लेके जाएगा। अब जरा देखना, एनर्जी आई कितनी? एच न्यू। उसके काम कितने हुए? एक तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का, जिसको तुम बोलते हो वर्क फंक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को लेके भागा, मतलब उसको दे दी उसने काइनेटिक एनर्जी। कंक्लूजन ये है, मेरे पास जो एनर्जी थी एच न्यू, उसके दो काम हो गए, इलेक्ट्रॉन को तोड़ो और लेके चलो। इसका मतलब जो एनर्जी आई एच न्यू और उसके काम हो गए इतने, मतलब एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है। ये बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। सिमिलरली जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। ये कहता है कि भाई साहब जितनी हीट आपके पास है उसके दो काम होंगे, एक तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बदलने में और दूसरा वर्क डन में। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दो तुम उसी से समझ जाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दो, एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे लिख देता हूं, ऑप्शन ऐसे लिखा रहता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से फोटोन वाले में भी यहाँ पे भी वो एनर्जी कंजर्वेशन लिख के देते हैं, प्रिसाइज ऐसा लिखते हैं, वो कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। आपने देखा होगा ऑप्शन, एनर्जी कंजर्व है। ठीक है भाई, समझ के थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। अब जब ये बात इतनी समझ में आ रही है, अब तो फिर ये क्या कहना चाह रहे हो? ये क्या चक्कर है? इसका सिंबल उसका सिंबल क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि देख भाई, अगर मेरे पास कोई भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस में एक बार फोटो पुराना वाला लेके आता हूं, जो मेरे पास फोटो है उस फोटो को लेके आता हूं। ये देख, मैंने इस फोटो को यहां पे लेके चलते हैं, यहां पे लेके चलते हैं दूसरी स्लाइड में। अच्छा ठीक, लेके आ गए। अब बात समझिएगा क्या हो रहा है। शुरुआत के दिनों में हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, एक एक चीज पे बात करते हैं। पहली चर्चा हम वर्क की करना चाहते हैं। अब देखना पाथ पे ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं। ये मेरा रास्ता नंबर 1, नीचे का रास्ता नंबर 2 और नीचे का रास्ता नंबर 3, ऐसे।
और एक चीज तो क्लियर है कि मेरे से जब कोई वर्क पूछ रहा था तो ये तो मैं समझ गया कि वर्क है मतलब एरिया पे डिपेंड करता है पीवी कर्व में, और एरिया है तो अगर पाथ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब एरिया है तो पाथ पे डिपेंड करने वाला है, इसीलिए बोलते हैं इसको पाथ डिपेंडेंट। इसका मतलब जो वर्क डन 1 नंबर पाथ का होगा वो तो दूसरे का हो ही नहीं सकता, वो दूसरे का हो ही नहीं सकता, और वो तीसरे का भी नहीं होगा, वो तीसरे का भी नहीं होगा। जैसा पाथ वैसा अलग अलग वर्क डन। और हम एक और बात यहां से कह सकते हैं कि भाई जो ऊपर है उसके अंडर एरिया भी उतना ही ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एरिया 1 नंबर के अंदर आएगा, उसके बाद एरिया 2 नंबर के अंदर आएगा, और सबसे कम बेचारा इस 3 नंबर के अंदर एरिया आएगा। देखो इतना है कम आएगा, सबसे कम एरिया इस 3 नंबर के अंदर आएगा। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि वर्क तो पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, कई बार देख लिया, बढ़िया बात है, वर्क पाथ डिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है भाई, अब दूसरी बात क्या कह सकते हैं समझना। दूसरी बात यहां से ये हो सकती है कि अगर मैं इस सिचुएशन को यहां देखूं तरीके से सिचुएशन देखूं तो और मैं क्या क्या समझ सकता हूं, ध्यान से देखते रहना कि भाई अगर इस T1, ये जो पॉइंट है T1, अगर यहाँ पे कोई कहे मेरे से कि बताओ यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर लिख के बताओ, मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे तुम इतना कह सकते हो कि माना यहाँ प्रेशर हो सकता है P1 हो, वॉल्यूम हो सकता है V1 हो और टेम्परेचर T2 हो, और इस जगह पे प्रेशर P2 हो, वॉल्यूम V2 हो और टेम्परेचर T2 हो। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मेरे से कोई भी कहे कि तू तो भैया डेल्टा यू की बात कर, किस किस के बीच, किस किस के बीच, तू बात कर 1 और 2 नंबर के पॉइंट के बीच डेल्टा यू की बात कर, तो तुम कहोगे भाई देख डेल्टा यू अभी देख के आए हैं F/2 NR और सिंपली T2 माइनस T1 है, वो तो इससे कोई लफड़ा ही नहीं रखता कि वहां तक पहुंचने का पाथ कैसा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी उसको किसी फालतू चीज से मतलब नहीं है। लिख देता हूं इसको क्या कि भाई डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बात समझ जाओगे तुम, ओनली ऑन टेम्परेचर। अच्छा, मतलब भाई पाथ से मतलब नहीं है? हाँ बिल्कुल मतलब नहीं है, हम देख चुके हैं। तो डेल्टा यू 1 नंबर का जो आएगा वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2 नंबर का भी, और वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3 नंबर का भी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी 2 बातें निकली हैं। वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं कर रहा है। अब लड़ाई है, अब लड़ाई है डेल्टा क्यू की, डेल्टा क्यू की। अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा ध्यान देना। हमने सीखा है कि जो हीट एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी को बदलेगी, इंटरनल एनर्जी को बदलेगी, और उसके बाद से थोड़ा सा वर्क डन होगा। ओ, अब बात आती है, ये इंटरनल एनर्जी तो हर बार फिक्स है, हर बार फिक्स है, ये तो थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है पाथ पे, ये तो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ये तो फिक्स है किसी भी पाथ के लिए, किसी भी पाथ के लिए फिक्स है, फिक्स फॉर एनी पाथ। अब दिमाग लगाना यहाँ क्या कहने वाला हूं। ये जो वर्क है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसको दिखाने के लिए सपोज तुमने ये सिंबल लगाया, तो ये क्यू अपने आप पाथ पे डिपेंड कर जाएगा, अपने आप अपने आप अपने आप। अब जरा देखना क्यों, क्यू कब आएगा, जब इस डेल्टा यू को इस डब्ल्यू में जोड़ोगे। क्यू कब आएगा, जब डेल्टा यू को डब्ल्यू में जोड़ोगे। एक बार एग्जांपल समझ लो इस चीज को,
एग्जाम्पल समझ लो, मान लो तीनों पाथ की बात करते हैं, तीनों पाथ की बात करते हैं, देखना ध्यान से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पाथ नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, माना 10 या 40। अच्छा देखना, और सबसे ऊपर वर्क 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 देखो, सबसे ऊपर वाले का वर्क सबसे ज्यादा होगा, सबसे ऊपर वाले का वर्क सबसे ज्यादा होगा। माना इसके हिस्से में वर्क आया 60, तो इसके चक्कर में ये कितना बचेगा, देखना ये हो जाएगा 60 + 40 100। ये मैंने बात करी पाथ 1 की। आ जाओ दूसरे से समझ जाओगे, ध्यान से देखना, दूसरा वाला पाथ, दूसरा वाला पाथ ये रहा भाई, नीचे नीचे। इतना तो श्योर है कि इंटरनल एनर्जी आज भी 40 ही रहेगी, परंतु अंदाजा ले रहे हैं ये 60 के नीचे है, इसका एरिया अंडर द कर्व 60 से कम आएगा। अंदाजे पे लिख रहा हूं, माना 40 आया, इस 40 के चक्कर में अब जो ये जो हीट आई ये अपने आप 80 हो गई, अपने आप 80 हो गई। मान लो पाथ नंबर 3 कोई पूछ दे तो समझा सकते हो कि भाई देख ये तो 40 फिक्स ही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ, अब ये 3 नंबर पाथ और नीचे है, माना इसके हिस्से में वर्क डन और कम आया, कितना आया, सपोज करो इसके हिस्से में जो वर्क डन आया वो आया 20, तो मेरा जो हीट है वो अपने आप 60 हो गया। अरे भाई ये पाथ डिपेंडेंट हो रहा था, इसके चक्कर में इस बेचारे को भी अपनी वैल्यू बदलनी पड़ी। मतलब तुम कह सकते हो ये जो डेल्टा क्यू है ये भी पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। तो तुम कहोगे ओ बात तो ठीक है, लेकिन चलो एक बार कंक्लूजन बता दो कि कौन पाथ पे डिपेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। कोई पूछे वर्क, कोई पूछे तुमसे डेल्टा यू, कोई तुमसे पूछे डेल्टा क्यू, तुम कहो टेंशन नहीं है, वर्क जो है ये पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। और ये डेल्टा यू, डेल्टा यू ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। अच्छा तो किस पे डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर ओनली, ऑन टेम्परेचर ओनली। अच्छा तो डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करता है, अरे भाई जो हाल वर्क का होगा वही हाल डेल्टा क्यू का होगा, यानी कि डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, तभी आगे की बात समझ में आएगी, तभी आगे की बात समझ में आएगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, जो कि बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। आइए अब अगली जो लड़ाई है, आगे बढ़ें तो ए टाइप करें, आगे बढ़ें तो ए टाइप करें। ठीक है, अब देखो क्या कहने वाला हूं मैं, अब क्या कहने वाला हूं। अब अगली क्लास में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चलेंगे, तो अभी एक दिन के बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा इसमें लगातार, इसीलिए सारे इसके कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट को निपटा लेंगे और पूरा उस पर कमांड रहेगा, तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी। सीधा फॉर्मूला मैं नहीं लिखाता, मतलब होता है ना सीधे ये फॉर्मूला ये धर 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 धर, सीधा फॉर्मूला लिखने से तुम न्यूमेरिकल अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया तो सॉल्व होगा, और थोड़ा सा भी सोचने वाला आ गया तो तुम परेशान हो जाओगे। स्टेटमेंट वाले सवाल तुमसे बनेंगे नहीं, तुमसे ना स्टेटमेंट बनेगा, सजेशन नहीं बनेगा, ट्रू फॉल्स वाले टाइप के पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टाइप के ऑप्शन सारे गए, मैट्रिक्स मैच गए, सब गए, तो क्या मतलब बनता है, सीधा फॉर्मूले से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई, हो भी गया तो गधा भैंस वाला कोई कॉलेज मिलेगा। चलिए अब इसमें बात देखो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं सीपी और सीबी की। देखो क्या होगा, क्या समझने वाले, देख हम तो एक ही चीज जानते हैं कि अगर मेरे पास
डेल्टा क्यू अगर है तो मैं उसको लिखूंगा du। अब ध्यान, अब तुमको पता होगा जो साइन क्यू का वही साइन डेल्टा डब्ल्यू का। क्यू और डब्ल्यू का साइन, ये क्यू है ये डब्ल्यू है, साइन सेम रहेगा। चलो ये बात अब हमारे मन में सेट हो चुकी है। अच्छा, मान लो हम अभी बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं, ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को आप बोलते हो वहां कांस्टेंट। चलो ठीक है, मान लिया, बढ़िया बात है। अब इसी चीज को यहां समझाता हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और डेल्टा क्यू। अब पूरी एक एक बात, सबसे पहले मैं डेल्टा क्यू लिखना चाहूंगा। डेल्टा क्यू, मुझे फॉर्मूला याद है। बात किसकी हो रही है? गैस की। गैस की बात जब होती है तो गैस में क्यू नहीं, क्यू की जगह लिखा जाएगा, मैं तो क्यू का एक ही फॉर्मूला जानता हूं, ms डेल्टा टी। मेरे मन में तो एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर ms डेल्टा टी। ये कहाँ लगता है? ये सॉलिड में लगता है और ये लिक्विड में लगता है। अभी गैस की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, मास नहीं मोल रखा जाएगा, एस नहीं सी रखा जाएगा, और डेल्टा टी से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कह दिया वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सी किसे काम नहीं चलेगा, सी वी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया बात लिख दी हमने। अब जरा देखना, डी यू हम अभी 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 डिराइव करके आए हैं, F/2 NR, और डेल्टा टी ये हमने अभी अभी पढ़ा है। और देखना ये हमने क्या रख दिया, du। अब क्या रखेंगे? अब रखेंगे डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो P इंटू डेल्टा भी लगाओगे वो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। ये हो गया 0। मजे से देखो क्या क्या कट रहा है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म। अच्छा, इस n से ये n भी खत्म, तो एक रिलेशन आया बढ़िया। ये रिलेशन आ गया बढ़िया कि सर सी बी इक्वल्स टू F/2। सी बी इक्वल्स टू F/2R। सी बी इक्वल्स टू F/2R। ये आपको याद भी है और ऐसे आता है। अब देखो स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Cb इक्वल्स टू F/2R। अगर ये स्टेटमेंट का सवाल हुआ, असर्शन रीजन का सवाल हुआ, रीजन में ये दे दिया, तो असर्शन क्या होगा इसका? एनर्जी कंजर्वेशन भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, या फिर ये वाला ऑप्शन। बिल्कुल पूछने लायक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अच्छा, अब चलो थोड़ा सा एक चीज पहले रिकैप करा देता हूँ, फिर आऊंगा अगले टॉपिक पे। रिकैप कराता हूँ। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन हम जानते हैं, P इंटू डेल्टा भी हम लगा सकते हैं, P इंटू डेल्टा भी लगा सकते हैं वर्क डन का। कब लगा सकते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई पूछे मान लो नहीं हो तो भाई W का फॉर्मूला इंटीग्रेशन P इंटू डी बी। भाई ये डी बी है, लिमिट V की चलेगी, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। P इंटू डेल्टा भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब तुमको याद है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, दिमाग लगाओ। हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा अच्छा, अब जरा सोच के देख, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है और हमने कह दिया प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब वहां दिमाग लगा के देखो, वहां वर्क डन P इंटू डेल्टा भी हुआ है, P इंटू डेल्टा भी हुआ है, तो क्या मैं इसको तरीके से मैं लिख रहा हूं, तुम देखना अगर एग्री करते हो तो। मैं लिख रहा हूं, एक मिनट ये काम मिटाने का, ये हटा, देखना मैं लिख रहा हूं, इस W को क्या मैं NR डेल्टा टी भी लिख सकता हूं क्या? सोच के देखो, क्या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? P इंटू डेल्टा बी को NR डेल्टा टी भी लिख सकता हूं क्या? सोचो 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 सोचो।
P1 V1 को nRT1, P2 V2 को nRT2, और W को ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर, यस, एक ही यस आया। अरे लिख सकते हैं, मैं लिख दूं? हाँ ठीक है। अरे जिसको नहीं समझ में आया, देख ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना P इंटू V2 माइनस V1। अब जरा सोच, ये P ए, अब ये PV2 है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? PV2 को लिख सकते हो ना nRT2, nRT2, और PV1 को nRT1, तो वहां से बन जाएगा ना वैसे, तो टेंशन थोड़ी है। तो इसको हटा दीजिए। अब आइए मेरी बात को समझिए, आखिर मैंने इसको यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है इंट्रोड्यूस अभी किस काम के लिए, अभी आपको समझाता हूं। क्योंकि मुझे अब जो दूसरा केस पढ़ना है, जिसमें मैं चाहता हूं हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा कि भाई आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब आपको प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। ठीक है भाई, मान लिया प्रेशर कांस्टेंट है, क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल दिखाता हूं। अगर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अगर ऐसा है, ठीक है मान लिया। अब बात थोड़ा खुल के समझते हैं। डेल्टा क्यू, भाई गैस की बात है, मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूं, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन ये बात कब वैलिड है? जब ये बात सॉलिड की हो या फिर लिक्विड की हो। यहाँ एम नहीं, गैस के केस में तो मोल चलता है, और एस नहीं, यहाँ सी चलता है। बात कांस्टेंट प्रेशर की है तो सीपी लिख देंगे। और डेल्टा टी से तो मुझे कभी कोई समस्या रही नहीं। डी यू, अभी हम डिराइव करके आए हैं डी यू को F/2 NR, और साथ में डेल्टा टी, कोई समस्या नहीं। अब इसकी लड़ाई देखना, डेल्टा डब्ल्यू, अरे इसी को तो लिखना चाहते हैं NR डेल्टा टी, अभी इसीलिए यहाँ पे पहुंचे थे। डेल्टा यू को ये देखिए, ये देखिए W को हमने लिख दिया था ना NR डेल्टा टी, आज इसी का यहाँ यूज किया NR डेल्टा टी। चलो सॉल्व करें थोड़ा, कौन कौन हट रहा है, कौन कौन हट रहा है भाई? n खत्म हो रहा है, देखो यहाँ भी n है, ये भी n है, ये भी n है, गायब। अब देखना डेल्टा टी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों गायब, तीनों गायब, तीनों गायब। तो क्या बचा? Cp इक्वल्स टू F/2R प्लस R, साथ साथ करना पड़ेगा, F/2R प्लस R। इस F/2R को तुम कह सकते हो कौन? Cv। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। जो मर्जी लिख लो, इसी का नाम है मेयर्स रिलेशन, इसी को बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक और बात यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखना, ये टर्म है, यहां से कोई चाहे तो Cp को ऐसे लिख सकता है, R कॉमन ले लेगा, फिर कहेगा F/2 प्लस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। F की वैल्यू मोनोएटॉमिक है 3 डाल दो, डाइएटॉमिक है 5 डाल दो, वाइब्रेशन होगा 2 बढ़ा देना। वाइब्रेशन की बात तो तभी करेंगे जब वो हाई टेम्परेचर से बात करेंगे। F/2 प्लस R, ये अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए, ये बात बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलिए आइसोथर्मल, अभी कर्व की बात होनी है, स्लोप की बात होनी है, और इसके ऊपर अभी हम और भी चर्चा करेंगे थोड़े से। इस पे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन की बात अब होगी, कुछ क्वेश्चन भी होने हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं।